कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन जिसके साथ में वो घटनाएं हुई होती हैं सिर्फ वही जानता है कि उसने यहाँ पर क्या देखा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंखों देखी बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने जो कुछ भी चल रहा हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा हो, एक छल हो, तो आप क्या करेंगे? तो आज की कहानी एक ऐसे ही सीधे साधे शख्स के बारे में है जो एक ऐसे घर के अंदर चला गया जिसकी सच्चाई जब उसके सामने आई तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो घर उसके दोस्त का था। लेकिन हकीकत में उसको पता चलता है कि वो घर एक छलावे का है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो ये कहानी है रक्षित और सुधांशु के बारे में। रक्षित और सुधांशु ये दोनों एक साथ नोएडा में रहा करते थे, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसा पासा पलटा कि जो रक्षित है उसको यहाँ पर कुछ 15 साल के लिए दूर जाना पड़ गया पढ़ाई के सिलसिले में। तो रक्षित और सुधांशु की दोस्ती एक वक्त पर आकर टूट गई। अब ये कहानी जो है यही कुछ 5-7 साल पुरानी है, तो उससे भी 15-20 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए टेलीफोन वगैरह, सोशल मीडिया तब एग्जिस्ट लगभग ना के बराबर ही करते थे। तो इनकी बातें वगैरह शुरुआत में तो थोड़ी बहुत हुई सो हुई, लेकिन उसके बाद में दूरियां ऐसी बन गई कि भाई बातचीत बिल्कुल खत्म हो ही गई। कोई किसी से बात करता नहीं था, लेकिन रक्षित को सुधांशु की याद हमेशा आया करती थी, क्योंकि उसके साथ में उसका बचपन बीता था। एक बार जब उसकी पढ़ाई यहाँ पे खत्म हो गई तो उसने सोचा क्यों ना मैं वापस जाऊं सुधांशु के घर पे और उसी इलाके में जहाँ पे मैं रहा करता था, वहां पे जाकर के मैं उसको सरप्राइज कर दूंगा और वो बहुत खुश होगा। अब वो इधर जो था केरला के आसपास रहा करता था, पढ़ाई के सिलसिले में वो यूएस चला गया था। केरला से वो निकल पड़ा नोएडा के लिए। नोएडा वो पहुंचा और कुछ करीब रात के 7:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। इस वक्त पर जाकर के जब उसने अपने पुराने मोहल्ले को देखा तो वो पूरी तरीके से बदल चुका था। नई नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी थी और जो उसका घर था वो भी बदल चुका था। वो सुधांशु के घर के बाहर गया तो वो घर जो था उसकी लाइटें वगैरह जल रही थी, लेकिन कोई शोर वगैरह वहां से नहीं आ रहा था। तो उसको यही लगा कि शाम का वक्त है 7:30 का, अगर मैं इस वक्त पे जाऊंगा तो वो मुझे पक्का रोक लेगा और कहेगा कि यहीं पर मैं रुक जाऊं, और ये चीज जो है ठीक नहीं है। तो मैं आज इस चीज को छोड़ देता हूं, मैं कल ही इधर जाऊंगा। वो वहां से निकल गया, अपना उसने एक होटल यहाँ पे बुक किया नोएडा में ही, और वहां पे वो रुक गया। अगले दिन दोपहर के आसपास वो सुधांशु के घर के बाहर खड़ा हो गया। सुधांशु के घर के बाहर जब वो खड़ा हुआ, उसको उसके सामने का घर जो बचपन में भी वीरान ही था, उसके सामने का घर उसको दिखाई दिया। एंड शॉकिंगली उसको ये दिखाई देता है कि जो सुधांशु है वो उस घर के अंदर खड़ा है, और वो घर जो है जो एक वक्त पर वीरान रहा करता था, आज वो बहुत फलता फूलता सा उसको नजर आ रहा है। उसको बहुत हैरानी हुई ये चीज देख करके कि ये घर जो था ये बचपन में बंद था। कोई किस्सा उसके बारे में फेमस नहीं था, लेकिन वो घर हमेशा से बंद था। आखिर सुधांशु जो है वो इस घर के अंदर क्या कर रहा है? जब उसने सुधांशु के घर को देखा तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। जिस घर में कल तक लाइटें वगैरह जल रही थी, उस घर में आज ताला लगा हुआ था। बहुत ही अजीब सी बात थी कि अचानक वो लोग कहाँ चले गए। उसने सुधांशु की तरफ देखा और उसको हाय किया कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, शायद मुझे पहचान ले। सुधांशु ने रक्षित की तरफ देखा ही नहीं और वो चुपचाप उसी घर में अचानक से कहीं पर गायब हो गया। उसे बहुत अजीब लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। कुछ उसका जरूरी काम था नोएडा में, तो उसने सोचा चलो मैं इसको निपटा लेता हूँ और बाद में जाकर के मैं इससे बात कर लूंगा। रक्षित ने यहाँ पर अपना जरूरी काम निपटाया और उसके बाद में कुछ 4:30 बजे के आसपास उसने सुधांशु को कॉल लगा दी। सुधांशु ने उसकी कॉल को उठा लिया और ये कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, यार मैं रक्षित हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा था, तेरे घर के बाहर तो ताला था, तू उसके सामने वाले घर में क्या कर रहा था? उसने कहा, मैं तो उसी घर में रहता हूं। तुझे किसने कह दिया कि मैं उस वाले घर में रहा करता था? उसने कहा, देख मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, और तूने मुझे पहचाना क्यों नहीं था? उसने ये कहा, तेरी शक्ल काफी ज्यादा बदल गई है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। हाँ, ये नंबर मुझे याद था, कुछ 15 साल से इस नंबर से मुझे कॉल नहीं आई, आज तेरी कॉल आई तो मुझे काफी खुशी हो रही है। रक्षित को थोड़ा शक तो हुआ उस पे, लेकिन उसने यही बात बोली कि आखिर तूने अपना घर चेंज क्यों किया? उसने कहा, मैंने कभी अपना घर चेंज किया ही नहीं, मैं तो उसी घर में रहता था और तू भी उसी घर में खेलने आता था।
तुझे किसने कह दिया कि वो वाला घर मेरा है? रक्षित के हिसाब से तो वही घर सुधांशु का था, लेकिन सुधांशु कुछ अलग ही बात यहाँ पे बोल रहा था। उसने सुधांशु की फोटो वगैरह देखी थी, कुछ आज से करीब 5 साल पुरानी, तो वही चेहरा उसका था, 5 साल से वही उसका चेहरा था, तो वो पहचान गया था कि यही सुधांशु है। उसने कहा देख मैं तेरे से मिलने के लिए आना चाहता हूँ और ये बात है, और छोड़ वो वाली घर वाली बात। उसने पूरी बात बता दी थी कि कल भी मैं तेरी गली में आया था तो तेरी उस वाले घर की तो लाइटें जल रही थी, जबकि सामने वाले घर में जिसमें तू रहता है वो तो वैसा ही मुझे वीरान दिख रहा था। उसने कहा नहीं, वो वीरान नहीं था, वो तेरा धोखा था, तूने ध्यान से नहीं देखा होगा, और मैं तो उसी घर में रहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे घर पे आ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। उसने कहा ठीक है। वो उसी घर के सामने पहुंच गया जो घर यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ था काफी समय से। वहां पर जैसे ही वो पहुंचा, उस घर के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। एक इंसान जो उस घर के अंदर रहता है, उसका परिवार भी रहता होगा उस घर के अंदर, उस घर में से ऐसी बदबू आ रही थी मानो ये घर कुछ 15-20 साल से खुला हुआ ना हो। बहुत ही अजीब सी चीज थी वो। इतने में सुधांशु जो था उसने यहाँ पर गेट खोला, और गेट खोलते ही उसने रक्षित को पहचान लिया। रक्षित और सुधांशु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। रक्षित यहां पर देखता है कि सुधांशु उस घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से उसे देख रहा है। कमाल की बात है, वही सुधांशु उसके सामने भी है और वही सुधांशु फर्स्ट फ्लोर पर भी है। दोनों लोग सेम है। उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। वो कहता है सुधांशु ये क्या हो रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे कौन है? उसने कहा फर्स्ट फ्लोर पे तो कोई भी नहीं है, मैं ही हूं यहाँ पर। देख तू ना, मेरे को लगता है काफी थक वक गया है और तुझे ना यहाँ की आबो हवा सूट नहीं कर रही है। तू जब से यूएस से केरला शिफ्ट हुआ है ना, तब से तेरे हाव भाव जो है बहुत बदल गए हैं। उसने कहा मैंने तो तुझे बताया ही नहीं कि मैं केरला में रहता हूँ। तुझे किसने बोल दिया कि मैं केरला में रहता हूँ? उसने कहा नहीं, तूने मुझे बताया है, अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई है हमारी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तेरे को सरप्राइज देना चाहता था कि मैं केरला में शिफ्ट हो गया हूँ, मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन सुधांशु ये बात बोल रहा था कि तूने बता दी। बहुत अजीब सी चीजें हो रही थी रक्षित के साथ में। उसको यही लग रहा था कि ये सुधांशु नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा बदला हुआ था। वहीं पर उसका दिमाग ये काउंटर जवाब देने लग गया कि इतना वक्त हो चुका है तो इंसान बदल भी जाता है। लेकिन जो उसने अभी फर्स्ट फ्लोर पे देखा था, आखिर वो क्या था? सुधांशु ने कहा इन सब बातों को छोड़, बाहर खड़े खड़े बातें करेगा क्या? आना अंदर आ रक्षित, अंदर आ जा। रक्षित जब अंदर जाने लगा, उसके कानों में एक आवाज पड़ी, इस पर भरोसा मत करना। रक्षित, मैं सुधांशु बोल रहा हूं, इस पर भरोसा मत करो, ये तुम्हें जान से मार देगा। ये घर घर नहीं है, जीता जागता नरक है। ये उसके कान में लगातार आवाज पड़ रही थी। उसके कदम बीच में रुक गए, वो अंदर जा नहीं पाया। सुधांशु अंदर गया, उसने कहा अंदर आना, डर क्यों रहा है, क्या हो गया, भूत प्रेत थोड़ी हूं मैं। लेकिन उसके कान में लगातार यही आवाज थी, मैं सुधांशु ही हूं, इस घर से चला जा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चला जा यहां से। लेकिन रक्षित यहां पर रुका नहीं, वो उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जब वो गया, घर बहुत ही आलीशान था, लेकिन वो बदबू जो थी वो उस घर के अंदर और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। रक्षित ने सुधांशु से पूछा कि तेरा घर इतना आलीशान है, तेरे घर के अंदर ये बदबू कहां से आ रही है? तो उसने यही जवाब दिया कि तेरे को याद है हमारे घर के पास में पहले कूड़ेदान हुआ करता था? उसने कहा देख वो कूड़ेदान ना आज भी है और कभी कभी वहां से स्मेल आ जाती है। लेकिन रक्षित ये कह रहा था बचपन में तो ये स्मेल नहीं आती थी, आज क्यों आ रही है? उसने कहा तू सवाल जवाब बहुत कर रहा है यार, चुपचाप अंदर आकर के बैठ जा। वो बैठ गया। घर काफी ज्यादा सुंदर था, लेकिन उसको अब इस घर के अंदर घुटन भी महसूस होने लगी। एक ऐसी घुटन थी उस घर के अंदर जो इससे पहले उसने कभी भी किसी भी जगह पर महसूस नहीं करी थी। सुधांशु उसके लिए चाय लेकर के आया और उसे कहा कि ये चाय पी ले। वो चाय को जब पी रहा था तो उसको ये स्वाद आया चाय के अंदर जैसे उस चाय के अंदर किसी ने मिट्टी को घोल रखा हो। बहुत ही गंदी चाय थी वो। मिठास तो छोड़ दीजिए, चाय के अंदर चीनी की बात तो दूर दूर तक की हो गई, उस चाय के अंदर उसको मिट्टी का स्वाद आ रहा था। उसने एक बार चाय को चखा और बहुत ही गंदा मुंह बनाया और उसके बाद चाय को रख दिया और कहा कि मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता, मैं चाय नहीं पीना चाहता। उसने कहा ठीक है भाई मत पी। सुधांशु ने कहा मैं जरा अभी थोड़ी देर में आता हूं, तू यहां बैठ। रक्षित वहां बैठा हुआ था, वो पूरे घर को निहार रहा था और उसको यही लग रहा था कि ये घर इसका नहीं है, क्योंकि उस घर की जो बनावट थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी और जो घर उसके मन में था
वो घर से वो बिल्कुल अलग चीज थी, लेकिन सुधांशु का कहना शुरुआत से ये था कि वो इधर ही रहता है। थोड़ी ही देर में जब वो इधर से उधर वापस फर्स्ट फ्लोर पे जाने लगा, रक्षित जब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, उसको अचानक से ये दिखाई दिया कि जो सीढ़ियां हैं वो अचानक से खत्म हो गई और वो नीचे गिरने वाला है और नीचे जो है आग जल रही है, कि मानो अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो उस आग में झुलस करके मर जाएगा। वो बहुत तेज डर गया और डर करके जैसे उसने पैर पीछे लिया वो अचानक से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। वो इधर से उधर भागा और लगातार वो सुधांशु का नाम चिल्ला रहा था, लेकिन सुधांशु बाहर नहीं आ रहा था। उसकी सिर्फ और सिर्फ उसको हंसी ही यहाँ पे सुनाई दे रही थी और एक आवाज, जो भी यहाँ पे हो रहा है उस पर भरोसा मत करना। यह आवाज उसको लगातार सुनाई दे रही थी। इतने में उसको अपनी आंखों के सामने ये चीज दिखाई दी कि जो उसके फ्लैशबैक्स थे सुधांशु के साथ में, वो सारे के सारे उसके सामने चलने लगे। जैसे कि एक टीवी के अंदर एक फिल्म चल रही होती है, सेम वैसे ही उसको वो सब कुछ दिखाई देने लगा। इसी के साथ में उसको ये भी दिखाई दिया कि जो उसका भाई है, रक्षित का भाई जो है, उसका किसी ने यहाँ पे कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन किसी ने यहाँ पर काट दी है और वो अपने भाई को यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ उसे दिख रहा था। वो भागते हुए वापस हॉल में आया तो उसको दिखाई दिया जो चाय उसने पी थी वो सचमुच जो चाय थी वो एक मिट्टी का ही पानी था। उसके नीचे मिट्टी बैठी हुई थी और वो मिट्टी के पानी को पी रहा था। उसने उस प्याले को उठा करके देखा तो अचानक से वो प्याला यहाँ पर टूट गया। वो इधर से उधर भागा तो उसको अपना दोस्त सुधांशु दिखाई दिया जो उससे ये कह रहा था, मैंने तुझे मना किया था यहाँ पे मत आइयो, तू यहाँ पर क्यों आया? वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो छलावा है छलावा। क्या सच है क्या झूठ है तू समझ नहीं पाएगा। तू अब एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गया है जहां से तू कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस घर के एग्जिट डोर को ढूंढ जहां से तू आया था। जैसे तू उसको ढूंढेगा तू यहां से चला जाएगा। उसने ये बात बोली और वो अचानक से गायब हो गया। वो इधर से उधर भागा। उस गेट को उसने जैसे ही खोला जिस गेट से वो आया था, वो वापस से उसी घर के अंदर दाखिल हो गया जिसके अंदर अभी वो था। यानी कि एंट्री गेट का कोई मतलब रह ही नहीं गया था। वो एक कदम आगे रखे या एक कदम पीछे रखे, वो उसी जगह पर रहेगा जहां पर वो था। वो वहां पर बैठ करके गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरा दोस्त सुधांशु कहाँ है, ये क्या है, मेरा दोस्त सुधांशु कहाँ है और मैं कहां पर आ गया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सब कुछ वो बोल रहा था कि इतने में उसको यहाँ पर 6 लोग अपने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसी स्टेयर केस के ऊपर 6 लोग, जो स्टेयर केस यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही थी जिसके नीचे आग जल रही थी, उसी के ऊपर वो 6 लोग खड़े हुए थे। उसमें सुधांशु भी था और वो 6 लोग एक साथ ये बात बोलते हैं, हमें इस घर ने खत्म कर दिया। जो भी इस घर में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तुमने यहां पर आकर के बहुत बड़ी गलती करी। ना तो हम कभी यहां से आजाद हो सकते और ना तुम कभी आजाद हो सकते। ये सब कुछ उन्होंने बोला और एक बहुत ही तेज चीख यहां पर रक्षित के कानों में पड़ने लगी। इतने में सब कुछ एकदम शांत हो गया। रक्षित ने जैसे ही आंखें खोली, सुधांशु उसके सामने खड़ा था और उसने कहा, क्या हुआ रक्षित, तू बहुत डरा हुआ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई भूत प्रेत देख लिया क्या? उसने कहा, तू कौन है? मुझे अभी के अभी घर से बाहर निकलना, मुझे घर से बाहर निकाल। उसने कहा, देख, घर से तो तू बाहर नहीं निकल सकता। अब तू मेरा मेहमान है, अब तुझे मेरे साथ ही यहां पर रहना होगा। रक्षित के मन में एक बहुत सही आइडिया आया। उसने सोचा, मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उससे ये जो भी शक्ति है ये खत्म हो जाएगी। वो हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ने लगा कि इतने में सुधांशु ने पूरी की पूरी हनुमान चालीसा एक ही सांस के अंदर उसके सामने पढ़ डाली और ये कहा, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता, ये मेरी जगह है, जो मैं चाहूंगा सिर्फ वही होगा। रक्षित ने उससे बस एक ही बात पूछी, हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आखिर तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम मुझे देखना चाहता है। उसने यहां पर सुधांशु का रूप लिया, रक्षित की मां का रूप लिया, रक्षित के बाप का, उसके भाई का, उसकी गर्लफ्रेंड का, इन सभी का रूप उसने लिया और आखिरी में वो एक धुएं की तरह गायब हो गया। रक्षित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसको याद आ रही थी तो सिर्फ सुधांशु की कही हुई एक बात कि जितनी जल्दी हो सके इस घर के एग्जिट को ढूंढो, यानी कि वही एंट्री गेट जहां से तुम आए थे। वो उठा, इधर से उधर भागने लगा। अचानक से
किसी ने उसके कॉलर को पकड़ा और उठा करके उसको घर के बाहर फेंक करके मारा। जैसे ही वो घर के बाहर गिरा, उसका सर यहां पर जमीन पे लगा, उसके सर से खून बहा और वो बेहोश हो गया। सुबह में करीबन 5:30 बजे उसकी आंख खुली तो यहां पर 5-7 लोग उसके सामने खड़े हुए थे। उसने सभी को ये बात बता दी कि मेरे साथ में यहां पर क्या क्या हुआ है और मैं सुधांशु नाम के एक लड़के से मिलने आया था। उन्होंने ये कहा कि सुधांशु को मरे हुए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सुधांशु इसी घर के अंदर शायद मरा था। उनका जो ये शायद था ना, ये कहीं ना कहीं रक्षित को खटक गया। उसने कहा आखिर इस घर का इतिहास क्या है, मुझे कुछ बताओ, और मेरा दोस्त मरा कैसे। तो उन्होंने ये बात बताई कि करीब आज से 12 साल पहले से ही ये घर जो है, इसके अंदर बहुत स्ट्रेंज एक्टिविटीज को लोगों ने नोटिस किया है। कई लोगों का ये कहना है कि ये घर जो है ये छलावे का घर है, एक ऐसा छलावा जिसकी पूरी की पूरी दुनिया अलग है। वो जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहे वो दुनिया दिखा सकता है, और जो भी इस घर के अंदर जाता है वो कभी भी यहाँ से वापस जिंदा बच के नहीं आता। ये घर उसको यहाँ पर जिंदा हजम कर जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, उसके अंदर भी ये था कि वो जो घर था उसके अंदर रेड रूम वगैरह का सीन था, और वो घर भी जो था वो लोगों को कंज्यूम कर लिया करता था। लेकिन यहाँ पर किस्सा जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावे का था जिसकी शक्तियां बहुत असीम थी। वो किसी भी तरीके से डरता नहीं था, यहां तक कि हनुमान चालीसा भी उसने पढ़ डाली, लेकिन हनुमान चालीसा का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। कई लोग ये बात बोलेंगे कि भाई हनुमान चालीसा से ज्यादा ताकतवर शक्ति क्या हो सकती है। दरअसल जो मंत्र होते हैं या जो भी आप चालीसा पढ़ते हैं, जब तक इन चीजों को जागृत ना किया जाए इनका काम करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से किस्से मैंने सुने हैं कि जहां पर जिस शख्स के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा होता है ना, वो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा या जितने भी आप कुरान की वर्सेस होती हैं, गीता के जितने भी पाठ होते हैं, वो सब कुछ वो पढ़ डालता है। उसके ऊपर इन सब चीजों का कोई असर होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक्सॉर्सिस्ट्स को बुलाया जाता है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को या फिर उन तांत्रिकों को बुलाया जाता है, ताकि वो उन भूतों को उतार सके। अगर हर कोई ऐसे उतार लेता तो इन लोगों की कभी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। इसीलिए उस छलावे ने यहाँ पर पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ डाली थी। यहाँ पर उसने सुधांशु के बारे में और पता किया तो पता चला कि आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। उसको एक लड़की से प्यार था और उस लड़की ने उसको यहाँ पर धोखा दे दिया था। तो वो इस घर के अंदर चला गया था, और जब से वो इस घर के अंदर गया है तब से उसका किसी को कुछ नहीं पता। उसकी डेड बॉडी तक भी किसी को नहीं मिली, और किसी की हिम्मत तक नहीं है कि वो इस घर के अंदर जाकर के सुधांशु की डेड बॉडी तक को भी ढूंढकर बाहर ले आए। उसके पेरेंट्स जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं करीब 6 महीने पहले, और लास्ट नाइट जो थे उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए थे। कुछ उनका बाकी का बचा हुआ सामान था वो लेकर के वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। तो कल रात को जो उसने यहाँ पर देखा था कि सुधांशु के घर की लाइटें जल रही थी, उस वक्त पर उसके पेरेंट्स ही वहां पर मौजूद थे। सुधांशु को मरे हुए तो 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। बाकी भी कई लोग यहाँ पर मरे थे। सुधांशु के अलावा 5 लोग और मरे थे इस घर के अंदर, और 5 के 5 लोगों का किसी को आज तक कुछ भी नहीं पता कि वो लोग कहां चले गए। कहा जाता है जो पहला शख्स यहाँ पर मरा था वो कुछ यहाँ पर काली विद्या वगैरह जानता था, और जब वो मरा था उसके बाद से ही इस घर के अंदर उस छलावे का प्रकोप देखा जाता है। कई बार लोगों ने अपने आप को इस घर के अंदर देखा है। वो रोड पे चल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इस घर के अंदर खड़े हुए देखा है। और ये घर यहाँ पर लाख कोशिशें करता है कि आप किसी भी तरीके से इस घर के अंदर एंटर कर जाएं। लोकल्स का ये भी कहना है कि इससे इस घर को शक्तियां मिलती हैं। जितने ज्यादा लोग इस घर के अंदर मरेंगे उतना ज्यादा वो छलावा यहाँ पे ताकतवर होता जाएगा। अब छलावे की एक बात होती है कि वो हमेशा छल नहीं करता, वो आपके साथ खेलता है। जैसे शेर अपने शिकार के साथ खेलता है, उसको मालूम है कि हिरन उससे बच नहीं सकता, वो उसको दुखी करेगा, उसको दौड़ाएगा, उसको थकाएगा, और जब हिरन मानसिक रूप से भी टूट जाएगा ना, फिजिकली तो वो टूट ही गया, मानसिक रूप से भी टूट जाएगा ना, तब वो उसको यहाँ पर खाना शुरू करेगा। यही एक घर भी करता है, ये मजबूर कर देता है आपको कि आप अपने आप को इसे पूरी तरीके से सौंप दें। उसने जब ये बताया कि
किसी ने मुझे पकड़ करके यहाँ से बाहर फेंका था। तो लोकल्स ने बस यही बात बोली कि हो सकता है कि जो सुधांशु की आत्मा थी उसी ने शायद तुम्हारी यहाँ पे कुछ मदद वगैरह करी हो, जिसके चलते तुम यहाँ से बाहर आ सके, क्योंकि वो उसको लगातार यहाँ पे शुरुआत से ही वार्न कर रहा था कि तू इस घर के अंदर मत जा। वो नहीं चाहता था कि वो इस घर के अंदर आए। शायद उसी ने उसको इस नर्क से बाहर निकाल करके फेंका था। वो सुधांशु के पेरेंट्स से भी मिला था, तो उन्होंने भी यही बात बताई जो वहां के लोकल लोगों ने बताई थी। कितनी कमाल की बात है कि जब बचपन में रक्षित यहाँ पर रहा करता था तो ये जगह हॉन्टेड नहीं थी, ये सिर्फ खाली जगह थी। इधर कुछ हॉन्टेड वगैरह का सीन नहीं था। वो लोग कई बार गए भी थे इस घर के अंदर, बॉल वॉल गिर गई या फिर खेलते कूदते छुपन छुपाई वगैरह खेल रहे हैं तो अंदर जाके छुपे भी हुए उस घर के अंदर वो लोग, लेकिन तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये घर 12 साल पहले हॉन्टेड हुआ था और रक्षित इस जगह को छोड़ करके गया था कुछ 15 साल पहले, तो उससे पहले तक ये घर बिल्कुल नॉर्मल था। रक्षित को दुख तो बहुत हुआ कि यहाँ पर सुधांशु के साथ ये सब कुछ हो गया, क्योंकि इतने लंबे वक्त से वो उसके कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन जो हुआ था वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता था। लेकिन नोएडा आकर के वो कुछ ऐसी याद अपने साथ में लेकर के जा रहा था जिसे वो कभी भी जिंदगी में भुला नहीं सकता था। केरला जाकर के उसने अपने कई दोस्तों को ये बात बताई तो लोग यही कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सीढ़ी अचानक से खत्म हो गई, आग नीचे से आ गई, तेरे सामने सुधांशु आ गया, 6 लोग मरे हुए भी दिखाई देने लगे। ज्यादातर लोग उसकी इस बात पर सिर्फ हंसते ही हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही जानता है कि जो उसने देखा था उस खौफनाक घर के अंदर, वो चीज जो थी वो नर्क से भी ज्यादा भयंकर थी। उसके बाद से वो कभी भी उस जगह पर नहीं गया और आज उसको सुनने में यही आता है कि उस घर के बाहर कई लोगों ने यहाँ पे फेंसेस वगैरह बना दिए और ये कह दिया है डू नॉट एंटर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑल्दो वो किसी की ओन करी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, वो घर किसका है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने बस प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड डाल दिया ताकि लोग गलती से भी यहाँ पर एंटर ना करें। उसके बाद से यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ। लास्ट जो किस्सा हुआ था वो रक्षित के साथ में हुआ था। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।